अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरा नाम है हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रमीशा जावेद और आज हम जो प्रीवियस जो है हमारे टॉपिक रखे थे आज वो कवर करेंगे लेसन 2 से। हमारा टॉपिक आज था बाइनरी टाइप का। बाइनरी टाइप पढ़ेंगे। आज हम बाइनरी टाइप क्या होती है स्क्रॉल करें आप। पाइथन में एक टाइप होती है बाइनरी टाइप। इसमें बाइनरी टाइप का डेटा होता है। बाइनरी टाइप का डेटा किस तरह का होता है, ये डेटा जो है ना 0 1 जो होती है ना बाइनरी डेटा इस टाइप का होता है। इसमें क्या होती है, इमेजेस होती हैं और ना टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, इस टाइप का डेटा होता है। अच्छा, बाइनरी टाइप की जो होती हैं उसमें जो है कैटेगरी में 3 टाइप्स और आती हैं, जिनमें ए में आती है बाइट्स और बी में आती है बाइट्स एरे और स्क्रॉल करें, और एक टाइप जो है और आती है आगे। मेमोरी व्यू। हाँ। अच्छा, अब थर्ड टाइप जो है वो हमारी है मेमोरी व्यू। अच्छा, बाइट क्या होता है? बाइट म्यूटेबल डेटा होता है। म्यूटेबल डेटा कौन सा डेटा होता है? जो डेटा हम बदल नहीं सकते। जबकि सेकंड जो टाइप है इसकी बाइनरी डेटा की, उसमें आता है बाइट एरे। बाइट एरे क्या होता है हमारे पास? म्यूटेबल, ये हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से थर्ड एंड लास्ट है मेमोरी व्यू। मेमोरी व्यू जो है हमारे पास म्यूटेबल होता है और ऑप्टिमाइज व्यू होता है बाइनरी डेटा का। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे बाइट को। बाइट जैसे मैंने कहा म्यूटेबल होता है। अब ये बाइट है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है? वैसे आप बताएं अब बाइनरी टाइप। अच्छा, बाइनरी टाइप के अंदर बिल्कुल इस तरीके है कि जैसे इमेज है या कोई म्यूजिक की फाइल है, कोई भी चीज़ हो, जो चीज़ हम कंप्यूटर के अंदर रखते हैं तो कंप्यूटर उसको समझता है 0 और 1 की लैंग्वेज में, जिसे हम कहते हैं बाइनरी बाइनरी फॉर्म कहते हैं। ये अपने उसको स्टोर कर लेता है। पाइथन में इस बाइनरी डेटा को हैंडल करने के लिए 3 टाइप्स होती हैं, जैसे कि बाइट्स है, अभी रमीशा ने बताया, और बाइट एरे है, और तीसरा इस रमीशा ने हमें अभी बताया कि बाइट मेमोरी व्यू है। तो बाइट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बाइट को देख लेते हैं। तो हम बिल्कुल इसको ऐसे ही देख लें कि एक तो ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल है मतलब चेंज नहीं हो सकता। इसको हम पिक्चर्स में ले सकते हैं, जैसे आजकल हम व्हाट्सएप का यूज़ कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप के अंदर हम पिक्चर भेज रहे हैं तो वो एडिट नहीं कर पा रहे। जैसे हम आर्ट्स करते हैं, आजकल आर्ट वर्क बहुत चल रहा है, तो उसमें लेयर्स होती हैं। लेकिन एक इमेज जो बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, तो वो जो डेटा स्टोर करता है वो है बाइट। अब आ जाते हैं हम बाइट एरे पे। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप जो है वो हमारे पास जो है वो है बाइट एरे। बाइट एरे का काम क्या होता है, जैसे कि हमारे ने बताया कि बाइट में जो हम कर रहे होते हैं, सही है, ये काम कर रहे होते हैं लेकिन वो चेंज नहीं हो सकती क्योंकि वो इम्यूटेबल होते हैं बाइट। लेकिन जब हम बाइट एरे का यूज़ करते हैं, टाइप में हम वेरिएबल की बाइट एरे यूज़ करते हैं, तो हम उसको उस लेयर्स को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारे पास कंप्यूटर में कोई डेटा है, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, वो बाइनरी डेटा में है, पहले हमने उसको वो जो है बाइट में जो है वो सेव किया, लेकिन हम उसको दूसरी मरतबा जब हम बाइट एरे में सेव करेंगे तो हम उसको म्यूटेबल हो जाएंगे और हम उसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और जो है बार बार चेंज हो सकता है ये। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर है ना, बाइट एरे में ज़्यादातर बाइट एरे में हम नंबर्स का यूज़ करेंगे। तो ये बाइट एरे क्या होता है? बाइट एरे जो है वो डेटा हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अब किस तरह से मॉडिफाई हो सकता है कि जैसे हम इंडेक्स के ज़रिए एक्सेस करते हैं, इस तरह से ओरिजिनल रेपोजिटरी खुल जाए हमारे पास, खुली हुई है ना रेपोजिटरी। अच्छा, इसमें ना स्क्रॉल करके नीचे आए, ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है अ म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ बाइट, यानी बाइट ही होता है, बाइट एरे बिल्कुल एग्जैक्ट बाइट ही होता है। यानी इसमें हमारे पास बाइनरी डेटा स्टोर हो रहा होता है, लेकिन इसकी एक जो डिफरेंस जो है वो ये है कि ये म्यूटेबल होता है। बाइट को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। एक बार ऐसा डेटा जो इमेजेस या बाइनरी फॉर्म में जो भी है, हम अगर उसको चेंज नहीं करना चाहते, सिर्फ प्रिंट करवाना चाहते हैं,
तो हम बाइट यूज करेंगे। लेकिन अगर उस डेटा को मॉडिफाई भी करवाना है, चेंजिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो हम उसको वो बाइट एरे में लेंगे। अब इसका पर्पस लिखा हुआ है लाइक बाइट अलाउ मॉडिफिकेशन, यानी मॉडिफिकेशन के लिए यूज होता है। की पॉइंट दिए में यू कैन मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ द बाइट एरे ऑब्जेक्ट इन प्लेस, यानी हमें कोई भी कंटेंट जो है बाइट एरे का चेंज करवाना है तो हम उसके लिए जो है मॉडिफाई करेंगे और जो है वो बाइट एरे ही लेंगे। बाइट एरे का कीवर्ड भी यूज करेंगे टाइप की तरह बिल्कुल। suitable for case where you need to update manipulate binary data frequently, यानी हम जो है इस केस में डेटा को अपडेट कर सकते हैं, बाइनरी डेटा को फ्रीक्वेंटली अपडेट कर सकते हैं। लिटरल सिंटैक्स डू नॉट हैव डायरेक्ट लिटरल सिंटैक्स मस्ट बी बाइट एरे कंस्ट्रक्टर, यानी जैसे हम कोई भी नॉर्मली डेटा टाइप यूज कर रहे होते हैं, स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, इसी तरह से जब बाइनरी डेटा टाइप आएगी उसमें हमें बाइट यूज करना है तो हम बाइट के साथ तो कीवर्ड नहीं यूज कर सकते, लेकिन बाइट एरे जब हमें यूज करना है, यानी एक ही बाइट ऐसा बाइनरी डेटा जो हमें चेंज करना है, मॉडिफिकेशन करनी है बाद में, उसके लिए जो सिंटैक्स होगा वो लिटरल सिंटैक्स कोई नहीं है डायरेक्ट, लेकिन हम उसके लिए कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। और वो कौन सा कंस्ट्रक्टर होगा? बाइट एरे का कंस्ट्रक्टर है, जो यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। अब स्क्रॉल करके अगर इसको नीचे आए डीप में अगर देखें, अच्छा, यहाँ पे नंबर सिस्टम का जिक्र किया गया है कुछ। कॉलैब पे अगर हम बाइट बाइट एरे की अगर एक एग्जांपल देखें तो गूगल कोलैब पे अगर हम आए, एक वेरिएबल बनाते हैं, एक वेरिएबल बना लें किसी भी नाम से, अल्फाबेट के नाम से। अच्छा, जब जब हम बाइट कोड यानी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं डेटा में, हम अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल में देखें तो कोई ऐसा डेटा जो हमें चेंज करना होता है बार बार, या हमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है रियल वर्ल्ड में, कोई ऐसा डेटा है जिसमें मॉडिफिकेशन करनी होती है, कौन कौन से डेटा हो सकते हैं बताएं हमारे साथ। हम अगर देखा जाए तो हम अपने कोडिंग के जरिए किसी इमेज का कलर भी चेंज करवा सकते हैं। हम अल्फ़ाबेट के जरिए मतलब अगर हमें कोई कोड लिखा हुआ है या कोई हेडिंग्स है, तो हम बाइनरी डेटा में चेंजिंग करके भी हम उस चीज़ को अपडेट कर सकते हैं। बिल्कुल, लाइक जैसे हम जो है कोई भी एआई टूल यूज करते हैं और अपनी इमेजेस को मॉडिफिकेशन करवा रहे होते हैं, बाइनरी डेटा ही होता है ना वो इमेजेस का। बिल्कुल, उसको अपडेट किया जा सकता है। बिल्कुल, तो ये बाइट एरे कहलाता है। अच्छा, हमने जो है ना एक अल्फाबेट के नाम से ले लिया, अब इज इक्वल करके बाइट एरे का कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे, हम बाइट एरे का कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे, बाइट एरे लिखेंगे और राउंड ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि एरे है तो एरे की फॉर्म में ही डेटा लिखेंगे। अब एरे की फॉर्म में क्या डेटा हो सकता है? अच्छा, जब हम बाइनरी डेटा की बात कर रहे हैं तो हम क्या इसके अंदर स्ट्रिंग भी ले सकते हैं? अच्छा, बाइनरी डेटा के अंदर हम स्ट्रिंग ले सकते हैं। हम ले हमारे सकते हैं, पास ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेट्स हम को कन्वर्ट कर दिया गया है। बिल्कुल, अगर हम स्ट्रिंग लेते हैं तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑटोमेटिकली ASCII वैल्यू में। पाइथन उसको खुद कन्वर्ट कर देता है अगर हम स्ट्रिंग लेते हैं। लेकिन अभी हम स्ट्रिंग की भी एग्जांपल देखेंगे, लेकिन हम सबसे पहले इंटीजर लेंगे। हम फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई भी नंबर लिख लेते हैं, भी नंबर लिख दो, इसीलिए तो मैं कह रही थी। ठीक है। अच्छा सही है, इससे होगा क्या? हम जैसे 65 लिखो, 66 लिखो, 67 लिखो, अब ये हमने लिख लिया एक बाइनरी नंबर, तो ये बाइनरी नंबर लिख लिया। अब अगर इसको प्रिंट करवाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा ये हम देखते हैं। प्रिंट का कीवर्ड यूज करेंगे, बिल्ट-इन फंक्शन यूज करेंगे और हम अल्फाबेट को प्रिंट करवाएंगे। अब मैंने कहा कि बाइट एरे जो है वो मॉडिफाई हो सकता है। अब मॉडिफाई करके देखते हैं कि किस तरह से होता है मॉडिफाई बाइट एरे, क्योंकि बाइनरी डेटा है इसलिए हमने यहाँ पे फिलहाल इंटीजर लिखे। एरर। यहाँ पर एरर आ गया। एरर क्या आ रहा है? बाइट एरे इज नॉट डिफाइंड। बाइट एरे की स्पेलिंग ठीक है? हाँ, नहीं। आ गया ना ये अल्फ़ाबेट। सही है, बाइट एरे आ गया।
अच्छा, अब होता क्या है, हमने यहाँ पे लिखा तो नंबर से यानी इंटीजर लिखे, लेकिन जब इसे प्रिंट किया तो इससे तो हमें अल्फाबेट रिटर्न करें। अच्छा, क्या अगर हम यहाँ पे अल्फाबेट चेंज करें तो कुछ होगा चेंज? अगर अगर हम यहाँ पे अल्फाबेट लिखेंगे तो ये यहाँ पर इसको अभी हुआ क्या है कि हमने बाइट एरे में वेरिएबल में नंबर्स लिखे, इंटीजर्स लिखे, सही है। तो इसने हमें आंसर में क्या दिया है, अल्फाबेट रिटर्न करें। क्यों किए हैं, क्योंकि क्योंकि पाइथन में हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग, लेकिन पाइथन में क्या होता है कि जब भी हम कोई इंटीजर लिखते हैं या स्ट्रिंग लिखते हैं या कोई स्पेशल कैरेक्टर लिखते हैं, तो उसका उसका क्या होता है कि एक ASCII नंबर लाजमी होता है। पाइथन में जब हम कोई भी इंटीजर लिखते हैं, तो इंटीजर लिखते हैं या कैरेक्टर लिखते हैं या जो है लिखते हैं स्ट्रिंग लिखते हैं, तो उसका ASCII नंबर होता है। तो ये टॉपिक है डिटेल में। अभी हमने सिर्फ यहाँ पे क्या देखा इस एग्जाम्पल में, वापस से जाएं गूगल कोलैब ये पे। तमाम हमारे पास हाँ, इसको डिटेल ASCII में। की हमारे पास पूरी लिस्ट है, आप इसको देखना चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। हाँ, इसको ना हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अभी इस एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में हमने प्रिंट करके देखना था, सही है, हमें प्रिंट करके देखना था कि ये बाइट एरे है। अभी बाइट एरे तो प्रिंट हो गया, अब इसको ये चेक करना है कि ये मॉडिफाई किस तरह से हो रहा है। बाइट एरे हमारे पास है, क्या ये मॉडिफाई हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करेंगे कि अल्फाबेट वाला जो है वो वेरिएबल लेंगे और उसमें क्या करेंगे, हम इसकी इंडेक्स इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से इसको अपडेट कर सकते हैं कि हमें इंडेक्स वैल्यू देंगे और वो ये उसी इंडेक्स की वैल्यू को चेंज कर देंगे। अपडेट करते हैं। हम यहाँ पे 0 इंडेक्स लिख दें। ठीक है, हम एक काम करते हैं, ये इस लिस्ट में से एक नंबर उठा लेते हैं ताकि वो भी चल जाए। जैसे दिए हुए तो है, देख लेते हैं 18 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है रमीशा, हाँ ठीक है, प्रिंट करवाए। यहाँ पे आया है एक्स, चेंज हो गई वैल्यू। हाँ चेंज अपडेट हो गई, X12 आ गया। अच्छा, बेसिकली अभी हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे कि ASCII नंबर बहुत ज़्यादा डीप में जाकर क्या है, हम इसको किस तरह से याद रखेंगे, एक डिटेल टॉपिक है, हम आगे कवर करेंगे कुछ टाइम बाद। अभी हमें ये देखना था कि बाइट एरे जो है किस तरह से मॉडिफाई हो रहा है, ये हो चुका हमारे पास मॉडिफाई। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट अच्छा, टॉपिक हमारे पास जो है ना बाइट एरे को समझने के लिए बहुत सारे टॉपिक है। जैसे अभी हमने ASCII हमने ओपन करा था, इसी तरीके से अच्छा, इसको अब यहाँ पे हमारे पास डेसिमल, नेक्स्ट नेक्स्ट हेक्साडेसिमल, ऑक्टा और बाइनरी, तो सही एक एक करके इनको भी देख लेते हैं ताकि हमें सही टॉपिक क्लियर। सही। अब मैं ना यहाँ पर, अच्छा हुमायूं साहब मुझे ये बताएं, नंबर सिस्टम है क्या, और ये बाइनरी के साथ इसका क्या रिलेशन है। नंबर सिस्टम जो है ना, कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा, कंप्यूटर किस तरीके से एक्सेप्ट करेगा जो हमने डेटा दिया है वो क्या है। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के सिस्टम हैं। जैसे यहाँ पे ASCII है, डेसिमल है। अब डेसिमल में क्या नंबर होता है, डेसिमल में अच्छा, होता है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, हम्म, मैं एक नॉर्मल मतलब नॉर्मल इंसान हूँ, सही है। अब मुझे ये पता है कि भाई कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती ठीक है, है। 0 और 1 की लैंग्वेज समझ में आती है, तो उस बाइनरी लैंग्वेज से इस नंबर सिस्टम का क्या रिलेशन, क्या नंबर्स की टाइप भी होती है क्या, जैसे डेसिमल हो गई, हेक्साडेसिमल हो गई, ऑक्टल हो गई, ये है क्या, मैं ये पूछना बिल्कुल, चाह रही ये हूँ। नंबर की डिफरेंट तरीके की टाइप्स है। एक पाइथन में लिख दी गई है तो ये पहले से ही उसकी मेमोरी में स्टोर है। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने हमें, अच्छा, नंबर्स लिखने का यानी नंबर्स इंटीजर लिखने के सिस्टम में, यानी बिल्कुल हम इसको बिल्कुल डेसिमल में लिख लें, बाइनरी में लिख दें, हेक्साडेसिमल में लिख दें, ऑक्टल में लिख दें, बिल्कुल। लेकिन अभी ये जैसे सारे यहाँ पे इन्होंने अलग जिक्र अलग किया गया है कि इस अलग ये अलग मैप है। सिचुएशन में अलग अलग टाइप यूज होंगे। बिल्कुल, जैसे यहाँ पे जिक्र है इट मैप्स 128 कैरेक्टर्स, इसमें लेटर्स भी है, डिजिट्स भी है, और ये 0 से 127 तक ये स्टोर करके रखता है तो अपने पास। अब ना प्रीफिक्स है इसके पास, ASCII क्या होता है, अमेरिकन, इसकी फुल फॉर्म सब। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अच्छा,
अच्छा, अब पता है क्या ये ASCII नंबर होते क्या है भाई? मैंने जैसे अभी बताया कि पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी नंबर होता है, इंटीजर होता है, करेक्टर होता है, सिंबल होता है, या कोई भी स्ट्रिंग होता है, तो उसका एक नंबर होता है। उसका एक नंबर होता है। कोई भी लैंग्वेज उसको किस तरह से समझती है, लाइक एक एग्जाम्पल, हमारा मोबाइल है हमारे पास, उसमें हम एक मैसेज टाइप करते हैं हेलो। अब जब हमने एक हेलो मैसेज टाइप करा और किसी को सेंड कर दिया, तो ये जो हेलो है, HELLO, हेलो, अब उसको मोबाइल हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह से समझेगा? उसको हेलो नहीं समझ में आता। उसको हेलो नहीं समझ में आता, उसको 0 और 1 की लैंग्वेज समझ में आती है। लेकिन अब होता क्या है, हेलो, HELLO, हेलो। अब एच का ASCII नंबर है, एक ई का एक SCII नंबर है। इन सारे जो है स्ट्रिंग जो है हेलो में जितने भी यूज हो रहे हैं वर्ड, उन सब का एक एक अपना अपना ASCII नंबर है। HELLO, हेलो, इन सारे जो अल्फाबेट हैं इन सब का एक ASCII नंबर है। सही है। जब ये मैसेज जाता है ना, हमारी जो मशीन है उसको किस तरह से समझती है? नंबर से समझती है। सही है। अब हमें ASCII नंबर कैसे पता चलेगा किसका कौन सा नंबर है? हम इसको किस तरह से याद करेंगे? क्योंकि हमारे पास कैपिटल लेटर्स भी हैं, स्मॉल लेटर्स भी हैं, सैम्पल्स भी हैं, स्पेस भी है, इंटर भी है, और जो है ना नंबर्स भी है, डिजिट्स भी हैं। तो मतलब ये इस हम बिल्कुल इस तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं कि जैसे हम पासवर्ड को कन्वर्ट करवाते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनवाने के लिए, तो वो हमारे पासवर्ड को कम सिंबल्स और अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट कर दे। तो हाँ, आई थिंक ये वहाँ भी यूज़ हो सकता है। हाँ हो सकता है। अच्छा, अब मसला ये है कि हम इतना सब कुछ याद कैसे करें? करेक्टर्स इतने सारे होते हैं, सिंबल्स इतने सारे हैं, लेटर्स इतने सारे हैं, डिजिट्स भी हैं उसमें और स्पेशल करेक्टर्स भी हैं। तो उसको याद करने का एक सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन क्या है? अब जब हम जो है, अब हमें पता चल चुका है कि हमारे पास जो है वो ASCII नंबर होता है। अब हम इसको चेक किस तरह से करें, कन्वर्ट किस तरह से करें? अगर यूज़र कोई नंबर देता है तो उसको जो है किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, और अगर स्ट्रिंग देता है तो उसको किस तरह से नंबर में कन्वर्ट करेंगे? हमारा गूगल कोलैब खोलें। अब यहाँ पर तरीका क्या है कि हम एक वेरिएबल बनाएंगे। अगर वेरिएबल नहीं भी बनाए तो हम स्टेटमेंट से भी प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट लिखेंगे। अच्छा, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड का कीवर्ड या बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे, और उसके अंदर हम एक ऑर्डर्ड ब्रैकेट, इसके अंदर हम क्या दे देंगे? W। अब इससे होगा क्या? इसको, इस स्टेटमेंट को चलाएंगे। देखिए 87 आ गया। अच्छा, ये तो तरीका है कि भाई जब हमें नहीं पता, जब हमें नहीं पता कि भाई A से Z तक अल्फ़ाबेट है, हमें नहीं पता कि कौन से अल्फ़ाबेट का कौन सा ASCII नंबर है, तो हमारे पास पाइथन में एक बिल्ट इन फंक्शन है ऑर्डर्ड के नाम से, ऑर्ड के नाम से। हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे और ये फंक्शन लिखेंगे, और इस फंक्शन के अंदर डबल कोट के अंदर जो भी अल्फ़ाबेट लिखेंगे उसका नंबर जो है वो ASCII प्रिंट हो जाएगा। जैसे W को यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है 87। अच्छा, ये तो था तरीका मशीन से करने का, यानी अभी हमें फॉर्मूले की हेल्प से, यानी मेथड से पता चल गया कि W की ये वैल्यू। अब हम रियल वर्ल्ड में अगर हमारे पास कोई MCQs आता है, उस वक्त तो हमारे पास गूगल कोलैब भी नहीं होगा, ना विजुअल स्टूडियो कोड होगा, तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि हम इस नंबर का ये अल्फ़ाबेट है? तो उसके लिए है ये कि कैपिटल लेटर जो है हमारे पास A to Z, कैपिटल लेटर हमारे पास A to Z है। A से Z तक के लिए किस तरह की रेंज है? A ए हमारे से पास, स्टार्ट होती है सारी रेंज। A हमारे पास है 65, और A से Z तक जाएगा, यानी Z हमारे पास है 90। A 65 है तो B क्या होगा हमारे पास? 66।
सी क्या होगा 67, ठीक। डी क्या होगा 68, इसी तरह से ये रेंज जेड तक 90 तक जाएगी। यानी ए हमारे पास स्टार्ट होगा कैपिटल ए 65 से और जेड क्लोज कहाँ होगा 90 पे। ये रेंज चले। अच्छा जेड लिखा है यहाँ पे, जेड की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 90, क्योंकि हमें पता है रेंज है कि कैपिटल ए हमारे पास स्टार्ट होता है 65 से और जेड क्लोज होता है 90 पे। अच्छा अगर यहाँ पर कैपिटल जेड लिखा हुआ है, अगर स्मॉल ए लिखे तो फिर क्या होगा हुमायसा बताएं। 97 आया इसमें। 97, इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल ए हमारे पास स्टार्ट होता है 65 से और स्मॉल ए स्टार्ट होता है 97 से। और अगर स्मॉल जेड लिखे तो ये रेंज कहाँ तक जाएगी 122 तक। अब हमें पता चल गया कि भाई अगर हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड ना हो, कोलैब ना हो, तो हम किस तरह से काम करेंगे कि और अगर दूसरा तरीका भी हमें मालूम होना चाहिए कि जो 90 से और 97 के दरमियान कौन से अल्फ़ाबेट या कौन से सिंबल वहाँ पे सेफ है। अगर हमें वो मालूमात करनी है तो वो हम किस तरीके से करते हैं, वो हम करते हैं मालूम प्रिंट। और इसका भी एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसका हम लिखते हैं CHR, मतलब करेक्टर जिसे आता है, जिसे इन्होंने हमें पहले शो कर दी। अब हमें मालूम क्या करना था, हमें मालूम करना था कि 91 पे क्या है, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि 90 पे जेड आ रहा है कैपिटल, तो 91 पे क्या आ रहा है प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो 91 पे आता है हमारे पास बार ब्रैकेट, ठीक है। अगर हम इसे 92 कर देते तो वो हमें एक एक करके बताएं, सारी सी बातें क्लोज इसमें चीज़ चेंज होती जाएगी। 92 पे हमें कुछ और सही बताना है। इसका अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि 65 टू 90 जो है वो कैपिटल है, 91 से 96 तक करेक्टर है हमारे पास। जी और उसको फाइंड करने के लिए हम करेक्टर का कीवर्ड या फंक्शन यूज करेंगे। जी, जैसे अभी मैंने यहाँ पे 95 लिखा है तो इसने हम यहाँ पे क्या दिया है, हाइफन दिया है। हाइफन दिया, सही। और ये टोटल नंबर ऑफ रेंज होती है 0 to 127। मतलब अगर हम चेक करना चाहें तो 127 पे क्या आ रहा है वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। 127 एम्प्टी है, इसने कोई भी चीज़ से प्रिंट नहीं की, एम्प्टी है, ठीक है। अच्छा 126 नहीं 123। 126 पे आपको यही मिल रहा है सिंबल। अच्छा यहाँ पे ना करेक्टर्स के लिए भी रेंज दी हुई है, तो हम उसको इतना डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे। हम इसी तरह से ना ऑर्डर का कीवर्ड यूज करके हम अच्छा चेक कर इसमें सकते कंफ्यूज बताइएगा कि ये जो है 128 कैरेक्टर्स लिखे हुए, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास तो हम ये बोलते हैं 128 कैरेक्टर्स हैं, वो ये भी चीज़ दे सकते हैं फ्रॉम कहाँ से 1 to 28, अच्छा 0 to 28। तो याद रखिएगा कि वही नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डेसिमल सॉरी नंबर, ये क्या बोलते हैं, ये काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से ये शुरू हो रही है तो 127। तो अगर अच्छा हम 0 से जीरो भी से काउंट करते हैं तो ये 128 है ही कैरेक्टर जो होते हैं। जीरो से स्टार्ट हो रही है, ASCII नंबर 0 से 120 तक होते हैं, सही है। जीरो से 127। 9 तक जो करेक्टर्स होते हैं, 0 से 9 तक करेक्टर जो होते हैं उनकी रेंज होती है 48 टू 57, सही है। उसके बाद 57 के से 65 के दरमियान जितना भी गैप है इसमें सैम्बल्स आएंगे, सही है। 58 लिखे जरा गूगल कोलैब पर। क्या लिख रहे हैं? 58 0 से 9 तक 48 टू 57 की रेंज है, सही है। उसके बाद कैपिटल लेटर स्टार्ट हो रहे हैं कॉलन। 65 टू 90, यानी 58 में क्या है कॉलन, कॉलन। यानी नंबर्स की यानी डिजिट्स की और कैपिटल लेटर की, स्मॉल लेटर की और सैम्बल के बीच में जितनी भी रेंज एक्स्ट्रा रह रही है उसमें भी क्या आएंगे, सैम्बल्स ही आएंगे। सही। ये डिटेल में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ASCII नंबर। एक ये बार और आपको रिपीट कर दें थोड़ा फास्ट। नोट्स में जो है ना आपको मिल जाएंगे, उसमें जो है ये डिटेल्स में डिफाइन की गई है। हमारे साहब डेसिमल नंबर बताएं। ठीक है, यहाँ पे जो डेसिमल नंबर की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, एक स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल सिस्टम है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जो बेस्ड होती है हमारे 10 डिजिट्स पे। तो क्या है 0 to 9, ये बेस सिस्टम है हमारा।
अब एग्जाम्पल में जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि वो कहाँ तक नंबर सेव करे हुए थे, उसमें उसमें 0 to 127। अब पाइथन में जो प्राइस वगैरह है जिसमें भी हम शो करते हैं वो उसमें हमारे पास सिंबल्स आ गए, अल्फाबेट्स आ गए। डेसिमल में हम प्राइस इस सब चीज़ों के लिए क्या यूज़ करते हैं, डेसिमल को यूज़ करते हैं। बाइनरी नंबर 0 और 1 वाले नंबर होते हैं, ठीक है, जबकि डेसिमल नंबर हमारे 9 नॉर्मली से नंबर स्टार्ट होते हैं, होते हैं। जिसमें 0 भी शामिल होता है और 1 भी शामिल होता है और 9 तक होते हैं। बिल्कुल, इसीलिए हम बेस ऑफ 10 कैसे ही यहाँ लिखा हुआ है ना, रिप्रेजेंट पावर 10 जो 10। है इसकी बेस है, हम 10 को नहीं लेते। बिल्कुल। अब यहाँ पे इन्होंने दूसरा भी दिया हुआ है, नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, समझाएं आप। अब हेक्साडेसिमल हमारे पास ये स्टार्ट होते हैं 0 to 9 और A to F। यहाँ पे लिखा हुआ भी है सिस्टम बेस 16। ये जैसे था बेस 10 और यहाँ पर क्या है, बेस बेसिक 16। यूजिंग 16 सैम्बल्स 0 to 9 रिप्रेजेंट वैल्यूज। 0 to 9 पर हमारे पास ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वैल्यूज। और यहाँ पे उसके बाद है A to F, ठीक है, चाहे वो कैपिटल हो या स्मॉल हो। तो इसीलिए शायद इसे बेस 16 का नाम दिया गया। कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन कलर। अच्छा, अब रुक जाओ, अभी दोबारा बता दूँ। अच्छा, हेक्साडेसिमल कहाँ यूज होते हैं, ये कलर्स में नंबर यूज है होता है, हमारे जो पास कलर्स में दोनों यूज चीज़ों होता में, यानी अल्फ़ाबेट भी यूज़ हो रहा हो और है। अच्छा, नंबर भी यूज़ हो रहे हैं, लेकिन हेक्साडेसिमल हमारे पास कितने नंबर्स कलर्स में होंगे। यूज होते हैं। इन्होंने ये रेंज भी बता दी कि A से F तक ही अल्फ़ाबेट यूज़ करेगा ये, और 0 से 9 तक की। ये हमें अक्सर देखने को मिलता है हमारे कलर्स कोड में, ठीक है। 0 से 9 तक, ए से एफ तक। जी, इसके अलावा कोई भी अल्फ़ाबेट आपको नहीं मिलेगा अगर आप कलर तो कोड यहाँ पे देखें। लिखा हुआ है 10 to 15, वैल्यूज़। मतलब 10 से 15 वैल्यूज हो जी सकती हैं इन दोनों को मिलाकर, नंबर्स को, डिजिट्स को और अल्फाबेट को। जी, वो डिफरेंट सही। डिफरेंट बनती जाएंगी, कैपिटल एफ है, स्मॉल एफ है, डिफरेंट डिफरेंट बनती चली जाएंगी। या हम कलर कोड देखें एक बार, जिससे हमें आइडिया हो जाए। देख सकते हैं हम, W3 स्कूल पर भी देख सकते हैं हम, कलर पिकर पे भी देख सकते हैं। ठीक है, इमेजेस में दिख रहे थे, यहाँ पे कलर कोड हमें मिलेगा ये। देखिए यहाँ पे कलर कोड दिए हुए हैं, यहाँ पे देखिए एफ का यूज़ हुआ हुआ है या फिर 0 का यूज़ हुआ हुआ है। यहाँ पे देखिए 8 और 0 का यूज़ हुआ हुआ है, यहाँ पे एफ 0 का यूज़ हुआ हुआ है, यहाँ सिर्फ 0 है, यहाँ सिर्फ एफ है। तो हमें से ये पता चलता है कि ये हेक्साडेसिमल कहाँ यूज़ होता है, कलर्स कोड में यूज़ हो रहा है अक्सर। अब आ जाए हम ऑक्टल पे। ऑक्टल बेस क्या है, बेस 8 है। अभी तक हमने 2 पढ़े हैं, डेसिमल क्या था, बेस 10। हेक्साडेसिमल क्या थे, बेस 16। और अब ऑक्टा, ऑक्टा का मतलब ऑक्टल सिस्टम बेस 8 नंबरिंग सिस्टम है यूजिंग 0 to 7 डिजिट। इट्स मोर कॉमनली यूज्ड इन ओल्डर कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, अब ये यूज नहीं होती, क्यों, अब क्या यूज होती है, डेसिमल है या बाइनरी है। ये ऑक्टेल कौन सी है, लिनक्स लिखा हुआ है, यूनिक्स लिखा हुआ है, वहाँ पे पहले यूज होती थी। और इसके कौन से डिजिट से, 0 to 7, तभी इसे हमने क्या कहा है, बेस 8। अच्छा, बाइनरी नंबर हम पढ़ चुके हैं। बाइनरी नंबर कौन से होते हैं, 0 और 1 की कैटेगरी में आते हैं, और 2 डिजिट्स होते हैं खाली, ये हम ये पढ़ चुके हैं सारा, तो इसे हमें रिपीट करने की अभी ज़रूरत तो है नहीं। अब आगे हम चलते हैं, व्हाट इज़ अ बेस नंबर सिस्टम। अब बेस नंबर सिस्टम क्या है, सही है, व्हाट इज़ द बेस नंबर सिस्टम। अभी हम ऊपर बार बार पढ़ रहे थे बेस 16, बेस 10, बेस 8, बेस 7, ये है क्या, बेस 2। तो ये यूनिक डिजिट सिस्टम है जो कि इंक्लूडिंग 0 से काउंट होता है। कैसे काउंट होता है, 0 1 2 3, मतलब 0 को भी जैसे इंडेक्स वैल्यू को भी हम काउंट करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इसमें भी होता है। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था कि 128 टोटल है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, 0 to 127 चल रहा है। अभी हमने पढ़ा था बेस 10, बेस 10 का मतलब क्या है, 1 to 10 नहीं, 0 to 9। सही है। अच्छा, ये WTF8 क्या है, जब हम कोई भी डेटा लेते हैं, बाइनरी डेटा, जब उस डेटा को कन्वर्ट करवाते हैं हम ASCII कोड में, या पाइथन खुद से कन्वर्ट करता है, तो वो कन्वर्ट करने का काम करता कौन है, वो करता है WTF8। सही है, यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है, एक वेरिएबल बनाया और वेरिएबल को टाइप भी दी गई है बाइट एरे की। बाइट एरे में हमने बाइट एरे लिया और उसके अंदर हमने नंबर्स लिख दिए।
नंबर्स लिखे हैं, तो यहाँ पर मुझे सबको पता है कि ए की वैल्यू 65 है क्योंकि 65 से स्टार्ट हुई है, बी सी डी की वैल्यू लिखी है। अब हम इसको प्रिंट करेंगे। अगर हम गूगल कोलैब पे जाकर प्रिंट करें इसको, तो हमारे साथ जाए ज़रा इसी एग्जाम्पल को ले लें। अलग से खोलने ये रन नहीं होगा, एरर दे देता है। ए बी सी अभी हमने पढ़ा था 65 टू कैपिटल अच्छा, लेटर अब स्टार्ट रन, हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल है, प्रिंट वाली लाइन को ना कमेंट करें, पूरी लाइन को, और डायरेक्ट खुद से प्रिंट लिखें और बाइट एरे कर दें। प्रिंट वाले लाइन मिटा दूँ सारी। खुद से प्रिंट लिखें और बाइट एरे वाले वेरिएबल को प्रिंट करें। ये व्हाट इज YTF8? अब ये क्या है? 8 बाइट यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट है। मतलब हम अलग अलग लैंग्वेजेस में, यानी उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, हर तरह के अलग अलग अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। अब कंप्यूटर को के पास क्या वो ऐसा कौन सा सिस्टम है, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है, ऐसा कौन सी चीज़ है जो तमाम अल्फ़ाबेट को बाइनरी में कन्वर्ट करके इसको समझा रही होती है? वो है हमारे पास वो UTF-8। मिसाल ले लेते हैं। सोचो हमें एक दुनिया भर में एक मैसेज भेजना है और हर बंदा वो अलग अलग मैसेज मतलब पढ़ेगा, जैसे इंग्लिश में, उर्दू में, चाइनीज में। क्या अब हमें उस मैसेज को बार बार अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखना नंबर पड़ेगा? नंबर जो कन्वर्ट होता है ना, नंबर कन्वर्ट होके जो मिलता है हमें, वो होता है ASCII नंबर। उस नंबर को कन्वर्ट करने में जो हेल्प करता है, कन्वर्ट करता है ना, वो होता है UTF-8। मतलब रमीशा ये हर बार हमें एक यूनिक कोड देगा, ये जैसे इसमें लिखा है यूनिकोड बिल्कुल स्टैंडर्ड। वही वाली बात कि हम जब डेटा टाइप बाइट एरे लिखेंगे ना, अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटीजर्स लिखे हुए हैं अंदर, हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दें, सही है, हम यहाँ कोई करेक्टर लिख दें, सही है। अब होगा क्या, अगर हम डॉट डिकोड और उसके बाद UTF नहीं लिखेंगे ना, तो स्ट्रिंग में वो देगा अलग से एरर, सही। अलग से देगा एरर जब भी हमने यूज किया है। डिकोड को मतलब। हाँ, डिकोड और UTF दोनों जरूरी है। अच्छा, ये जो बाइट एरे है डॉट पे, मतलब इस डॉट को इस पे ये फंक्शन परफॉर्म करवाया जा रहा है, मेथड है एक तरह का। हाँ, डिकोड एक मेथड है। अगर हम गूगल कोलैब पे जाएं, ये वाली लाइन भी प्रिंट करके देखो, डिकोड स्ट्रिंग ABC। तो हम ये डिकोड का वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं जब हमारे पास बाइट एरे डायरेक्ट आ रहा है? वो भी तो डिकोड करके दे रहा है। पर ऊपर देखो P के साथ आ रहा है, ठीक। आ रहा है B के साथ, जी जी। और नीचे किसके साथ आ रहा है, हाँ, डायरेक्ट आ रहा है। डायरेक्ट आ रहा है। सही। मतलब अगर हम डिकोड का वर्ड यूज करते हैं तो ये बाइट का जो बी हमारे पास लगा हुआ आ रहा था, ये रिमूव कर देगा। हाँ, ठीक। वैसे ना मेरे पास इसने एरर भी दिया है, मेरे आपके पास पास एरर नहीं है। नहीं आया, आपके पास एरर नहीं आया, मेरे पास एरर दिया है, मेरे पास ये डायरेक्ट चल रहा है, रन हो रहा है। हो रहा है, मेरे पास एरर आया है। फिर मैंने जब ये डॉट डिकोड लिखा है, UTF-8 लिखा है, तो फिर रन हुआ है। ठीक। अच्छा, पता है क्या, अभी याद करना इंटीजर्स को ना, पड़ेगा रमीशा, जरा इंटीजर, डिकोड डिकोड का मतलब ये डिकोड करना, अभी तुम ये भी बोलना, सही है। सही है, इंटीजर ना इजीली हो जाएगा कन्वर्ट, लेकिन अगर यहाँ पे स्ट्रिंग होता
फिर क्या होता, इन नंबर्स को हटाकर अगर आप स्ट्रिंग लिखें, दो दो अल्फाबेट लिखें, काम ये है कि अगर नंबर दे यूजर तो वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, अल्फाबेट में, और अगर अल्फाबेट दे तो उसको भी कन्वर्ट होना चाहिए नंबर में। बिल्कुल। सही है ना। अब हम यहाँ पे देंगे अल्फाबेट, नंबर्स को हटाओ। अच्छा, ये एरे में ही रहेगा? हाँ, एरर में ही दे दो, ठीक है, बताएं। या एरे में नहीं भी दो तो डबल कोट्स में लिख लो। बोले। कोई भी करेक्टर लिख लो, ए बी सी डी, एक दो करके। हाँ, हेलो लिख दिया। अब ये हेलो जो है ना, अच्छा पहले ना, एरर। अब प्रिंट करो दोबारा। इसने आया एरर एरर। एरर दिया है। क्यों आया एरर? क्योंकि हमने यहाँ पर अभी क्या दिया हुआ है, स्ट्रिंग। ठीक है। अगर ये वाली लाइन हटाकर जो भी लाइन जो है डिलीट की है, वो लाइन दोबारा से लिखो। ये वाली। अच्छा, यहाँ जो स्ट्रिंग लिखा है ना, स्ट्रिंग के बाद जो है ना डॉट लगाओ और डबल कोट के अंदर लिखो UTF-8। लिख लिया? हम्म। कोमा लगा लो, डॉट हटा दो। लिख लिया? अच्छा, वो भी हटा दो, ब्रैकेट भी हटा दो, ये जो लिस्ट वाली है ना, एरे वाली, हाँ ये भी बस हटा दी। इन वाला प्रिंट है, इसको कमेंट करके कोड को रन करो। आ गया? सही। मतलब एक मेथड है हमारे पास डिकोड का, तो डिकोड करने से क्या होगा कि जो हमारे पास नंबर्स है वो नंबर्स कन्वर्ट हो जाएंगे अल्फाबेट में, सिंबल्स में और डिफरेंट चीज़ों में। और अगर हाँ, हमारे पास स्ट्रिंग मौजूद आती है तो स्ट्रिंग को कैसे कन्वर्ट करेंगे, यूटीएफ के थ्रू, लिस्ट के जरिए। बिल्कुल। अच्छा, तो अभी जैसे हमने डिकोड का मेथड लगाया था, तो क्या हम इस पे भी कुछ लिस्ट वगैरह का मेथड लगाएंगे या बस डायरेक्ट ऐसे अप्लाई कर सकते हैं? डिकोड का मेथड में कुछ भी नहीं लगेगा, वेरिएबल का नाम लेंगे, डॉट डिकोड करके और ब्रैकेट के अंदर UTF-8 लिख देंगे। सही। आ जाएगा व्यू। अब मेमोरी से हमें क्या आ रहा है, व्यू, मेमोरी और व्यू। मेमोरी का मतलब है कि एक बहुत बड़ा डेटा मौजूद है और व्यू हम उसको देख रहे हैं। अब मेमोरी व्यू में हमारे पास एक बुक मौजूद है, लेकिन मुझे उस बुक का सिर्फ एक पेज पढ़ना है। तो मैं इतना सारा डेटा लूंगी नहीं, मैं सिर्फ उसे बोलूंगी कि वो मुझे एक पेज से वो डेटा ला के दे रही। तो इस तरीके से मेरे पास मेरी मेमोरी भी कम यूज होगी। अब जैसे 1 GB की एक वीडियो है, लेकिन उसकी मुझे सिर्फ एक स्टार्ट चाहिए या मुझे सिर्फ उसका एंडिंग पॉइंट चाहिए, पूरा मुझे कॉपी नहीं करना, तो मैं वहाँ यूज़ करूँगी मेमोरी व्यू का। कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल में? जैसे अभी हम नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, जब हम नेटफ्लिक्स पे हम अक्सर यूज़ कर रहे हैं नेटफ्लिक्स को या यूट्यूब को यूज़ कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स को हम देख लेते हैं, तो जब वो चलता है तो वो एनी टाइम बफर होता है और उसके बाद वो सिर्फ वही पार्ट हमें मिलता है, बाकी पार्ट नहीं मिलता। कि अगर हमारी लाइट चली जाए, नेट बंद हो जाए, तो हम बाकी की मूवी नहीं देख सकते। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी मतलब ये है कि मेमोरी सेव हो रही मेमोरी व्यू का काम ये होता है कि शॉर्ट टाइम में शॉर्ट डेटा दे। है। जी, लॉन्ग डेटा में से शॉर्ट डेटा हमें बस उतना दे जितना हमें चाहिए। तो हम किस तरह से बताएंगे कि हमें इतना डेटा चाहिए? तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी कुछ दी हुई है, जैसे क्या दी मेमोरी हुई व्यू है? में दी हम हुई है। मेमोरी व्यू का कीवर्ड यूज करेंगे। अब सर का जो ऑपरेशन बदल है वो यहाँ पे दिया हुआ इन्होंने। सही। तो मेमोरी व्यू का मेथड लगाया है, मेथड में इन्होंने। अच्छा, इन्होंने क्या दिया है कि बाइट, जैसे बाइनरी डेटा है, बाइनरी डेटा के ऊपर ये हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे मेमोरी व्यू का। बिल्कुल। तो इन्होंने क्या दिया हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट 0 से 5 तक की रेंज में हमें जी। दो डेटा, बाकी नहीं दो। हम्म। इसी तरह से 6 to 11 जी। कास्ट इट टू बाइट, अदरवाइज विल शो मेमोरी एड्रेस। यानी कह रहे हैं कि भाई 6 to 11 तक का डेटा दो मुझे, वीडियो दो, और बाकी में शो क्या करो, मेमोरी एड्रेस।
अब जैसे हमारे पास इन्होंने 0 to 5 दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा? 0 to 5 में मेरे ख्याल से तो हमारे पास वो पूरी की पूरी जो चीज़ हमने मांगी है ना, डेटा मांगा है, वो आ जाएगा। एक काम करते हैं, इसे हम खुद से परफॉर्म करते हैं और फिर इसे देखते हैं क्या हमें देता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसने बाइट एरे दिया, तो ये हम इसे मिटा देते हैं और सर वाला काम हम इसे दे देते हैं। ये बी क्या है, बाइट को शो करता है। जी, बी बाइट को शो करा है। अच्छा, हमने स्टार्टिंग पॉइंट दिया है 0, आगे क्यों नहीं दिया? मुझे अभी अजान हो रही है, फिर आगे चलेंगे, जब तक वो निकले। इसको तो मैं साइलेंट कर दूंगी। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी गई है वो ये है कि मेमोरी व्यू का काम क्या होता है बेसिकली, कि हमारा जो बाइट कोड लिखा हुआ होता है ना, उसको मेमोरी में से एक्सेस करवाता है जितना हम चाहें। अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट में हमने यहाँ पे लिखा है बाइट्स और वेरिएबल का नाम मेन व्यू, और 0 से 5 तक की हमने इंडेक्स, हाँ 3 ही आया। ठीक है। सही है, लास्ट इंडेक्स नहीं लेगा, लास्ट इंडेक्स नहीं लेगा, लिस्ट की तरह बिल्कुल, लेकिन स्टार्टिंग लाजमी लेगा। मतलब इस अगर मैं तरह यहाँ पे 6 कर दूँ, तो ये 6 से पहले पहले यानी ये टी तक ले लेगा। 0 1 ई तक 2 होगा। 3 4 5 6, हाँ। तो ये टी तक लेगा। ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, को अगर अगर कोई ऐसा हम इंडेक्स दे दें जो इसमें एक्सेस ही ना करता हो, फिर क्या होगा? आई थिंक फिर ये एरर देगा हमें। करके देखें। करके देखें, 15 या 16 कुछ इस तरह से। 20 दे देते हैं। 20। अच्छा, इसने ऑपरेशन मदर पूरा दे दिया, लेकिन उसके आगे कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, बिल्कुल ऐसे उसी तरह से कि स्पेसिफिक। अगर आगे हम कोई ऐसी रेंज लिखते हैं जो आउट ऑफ रेंज हो जाती है, तो वो पूरा का पूरा हमारा जो वेरिएबल है वो रिटर्न करेगा। बस जितनी ही वो है, उसने बस सिर्फ वही चीज़ हमें दी थी, मतलब पूरी अच्छा, विंडो इसी ही तरह हमें से दे दी। अगर हम बाइट का कीवर्ड यूज़ नहीं करें और हम डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिख के इंडेक्स से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा? ये हमें रिटर्न करता है, ये जो वर्ड है वो मेमोरी में कहाँ पे स्टोर है, तो ये उसका एड्रेस रिटर्न करता है।